Hello, guys. Welcome to our first podcast. And today we have our first guest, Mr. Pratyush Anand, sir. Sir, thank you so much for coming to this podcast. And you want to share your knowledge with me and all the people out there. First of all, thank you for that. And currently Most sir is sailing as a third engineer in cruise, still his own ship. And earlier he was in cargo ships in Maersk Line, one of the best companies as a container ships in dry cargo. And today we'll mostly talk about cruise line, how to join, and what are the difference between cruise and cargo, and also around family, about internet facility, about passenger interaction and cruise stories, everything in this podcast. So, sir, let's begin. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन से कॉलेज से अपनी बीटेक स्टार्ट की, और फिर कौन सी आपकी फर्स्ट कंपनी प्लेसमेंट लगी, और फिर किस रैंक तक आपने उस कंपनी में सेल किया। uh, I started my journey in 2014 IMI ग्रेटर नोएडा, शायद आप लोगों ने सुना हो। यस सर। तो मैंने वहां से शुरुआत की बिकॉज मैं उससे पहले ही चलता हूँ एक्चुअली। वेयर इट ऑल स्टार्टेड वाज कि इनिशियली 12th के बाद हर हर टिपिकल इंडियन फैमिली में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप डॉक्टर बनिए या तो इंजीनियर बनिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, बैक इन 2014 उतना ज्यादा जैसे आज इंटरनेट का यूज हो रहा है उतना था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं था, थोड़ा बहुत रिसर्च कर लिया, जो भी मिल गया लोगों से बात करके पूछ लिया बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। तो उस हिसाब से समझ में आया कि मतलब आई हैड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इन माय ट्वेल्थ, जस्ट टू कीप माय ऑप्शंस ओपन। बट फिर ये था कि बायो में उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। एंड फिर इंजीनियरिंग का मूड बना तो ये लगा कि यार अब आईआईटी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे एक्चुअली आई गॉट अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम माय फादर। उन्होंने ये बोला कि मतलब पहले मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं अभी कोटा जाता हूँ और वहां पे तैयारी करूंगा, ड्रॉप करूंगा एंड ऑल दैट। तो उस टाइम माय फादर एडवाइज मी कि यार द थिंग इज कि इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन ईयर, एक साल का वेट करना है कोई बात नहीं, बट एक साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, विच मेड सेंस टू मी। उसके बाद इनिशियली मैंने वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया, लेकिन वहां पे फिर जाने से पहले थोड़ा सा दिमाग में खनका कि यार कंप्यूटर साइंस अपने बस की है नहीं तो होगी नहीं। I'll be honest with you, मेरा मतलब कंप्यूटर से थोड़ा नाता कम ही है, तो आई एम नॉट वेरी गीकी कि हाँ मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे ये आता है वो आता है। एंड तो फिर ये था कि बचपन से मतलब कह लो 10th के बाद से आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन मैकेनिक्स। चीजें खोल खाल करना ये वो मुझे बड़ा मजा आता है। स्कूल में भी साइंस प्रोजेक्ट्स बनाता था मैं, एंड इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। तो ये एक पिक्चर क्लियर हुआ कि आई हैव टू बी इन मैकेनिक्स। बट ये समझ में आया कि इंडिया में मैकेनिक्स का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पैकेज वगैरह है, दैट्स नॉट दैट ग्रेट, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ अब करना तो ऐसा ही कुछ है। फिर कहीं से पता नहीं किस्मत कहो कि कोइंसिडेंस कहो, एक दिन न्यूज़पेपर में बहुत छोटा सा कटिंग आया आईएमयू सीईटी का। ठीक है, उस टाइम नया नया शुरू ही हुआ था आईएमयू सीईटी। पहले क्या होता था, ये लोग आईआईटी से लेते थे। देन पापा ने मेरे पापा ने मुझे दिखाया कि अरे ये ऐसा ऐसा ऐड निकला है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो भर देते हैं। भर दिया, एग्जाम दे दिया, अच्छा निकल भी गया। आई गॉट गुड एआईआर, अभी तो याद नहीं है बट इट वाज नाइस। तो इनिशियली काउंसलिंग में जब हम गए तो आई वाज गिवन डीएमईटी कोलकाता। बट द थिंग इज कि उस टाइम मेरे पापा की पोस्टिंग कोलकाता में ही थी। एंड ही सजेस्टेड कि नहीं, नाउ यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस, घर के कंफर्ट से बाहर निकलना है, सो बेटर इज दैट यू गो समवेयर एल्स। उसके बाद फिर बाकी कहीं नॉर्थ में, जैसे साउथ वगैरह में, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस भी ज्यादा था, और मेनली ये था कि किसी ऐसी जगह रहे जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहे। और नॉर्थ लेने का एक और रीजन ये भी है कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, तो आपके लिए एक थोड़ा होमली फीलिंग हो जाता है। और इसलिए फिर एक ही ऑप्शन था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में, दैट वाज आईएमआई। तो आईएमआई में एडमिशन लिया, फिर बीटेक जर्नी स्टार्ट की वहां से।
और विद इन द सेकेंड ईयर एक्चुअली आई गॉट प्लेस्ड विद मस्क। और फिर तब से लेके मतलब कॉलेज पास आउट होने तक आई पास्ड आउट इन 2018। उसके बाद 2018 में आई ज्वाइंड एज माय लाइक एज इंजन कैडेट फर्स्ट शिप। उसके बाद 19 में दूसरा शिप किया। और उसके बाद आई डिड माय क्लास 4। उसमें करीब 2-2.5 महीने जैसे लगे। एंड उसके बाद फिर स्टार्टेड सेलिंग एज फोर्थ इंजीनियर। 3 कॉन्ट्रैक्ट फोर्थ के। फिर अब थर्ड जाने की बारी थी। एक्चुअली मुझे तीसरे शिप पे ही मुझे उन्होंने प्रमोशन दे दिया था। बट कहीं ना कहीं मतलब दैट हंगर फॉर टेक्नोलॉजी वांटेड मी टू बी समवेयर एल्स। और काफी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार एलएनजी में जाना है। बिकॉज द टेक्नोलॉजी ऑन बोर्ड एलएनजी अभी लेटेस्ट है, काफी फैसिनेटिंग है। तो ये मतलब एक वो कीड़ा होता है ना जानने का कि हाँ यार कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। बट देन उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी तो मस्ट छोड़नी है। ऑल्दो इट वुड बी अ वेरी पेनफुल डिसीजन, बिकॉज आप एकदम स्टार्टिंग से कैडेटशिप मतलब आपका एक, आप कह लीजिए जो बीज होता है पौधे का, वो वाला स्टेज है। वहां से आप शुरू करके यू गॉट अ गुड रेपुटेशन, अच्छा अप्रेजल वगैरह सब मिला। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू लेट गो। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि हाँ अभी आई हैव टू लेट गो ऑफ मस्क। फिर उसके बाद भटकता रहा, हर जगह सीवी अप्लाई किया क्लास 2 निकालने के बाद। क्योंकि मुझे ये लगा कि बेटर इज कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर एक सीनियर लाइसेंस भी लेके जाता हूँ तो मार्केट में प्रेफरेंस वुड बी नाइस। और इसी मतलब गोल से फिर निकला। बट एलएनजी में दे टोल्ड मी वेरी क्लियर कि मतलब हम ड्राई बैकग्राउंड से अभी हम हायर नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा धक्का लगा। मैंने कहा यार अब उधर रिजाइन भी मार दिया है, इधर हाथ में नौकरी भी नहीं है। तो क्या करूं समझ नहीं आ रहा। दैट इज लाइक अ वेरी, आई वुड से वेरी क्रिटिकल डिसीजन दैट आई डिड। मतलब मैंने आउट ऑफ हेस्ट, जल्दबाजी में ये फैसला लिया कि हाँ पहले रिजाइन मार देता हूँ फिर खोजूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बट देन आई वुड सजेस्ट कि आगे कोई भी ऐसा ना करे। आपके पास एक बैकअप हो जाए तब आप अपनी पहली जॉब को किक आउट करिएगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर बीच में जब मैं क्लास 2 दे रहा था तो उस टाइम वहां पे लोगों से डिस्कशन होता था। तो लोग कहते थे अरे क्रूज में बड़ी वैकेंसी निकल रही है और बहुत पैसा है, ऐसा है वैसा है। पता नहीं क्यों और किसने ये चीज स्टार्ट की कि बहुत पहले जब हम लोग कॉलेज में थे तब से ये सुनते आ रहे थे कि हाँ क्रूज शिप भी कोई टाइप होता है। और फिर उसमें बोला कि नहीं यार उसमें ना सैलरी बहुत कम मिलती है। और फिर एंड मैं ऑल्सो दो सर तीन अबाउट ऐसे वो लोगों से कि क्लास में। सॉरी फॉर कटिंग, जैसे हमारे दिमाग में हाँ एक जी। पर्सपेक्टिव होता है कि क्रूज में मोस्टली यूरोप अमेरिकन बेस्ट जाता है, इंडियंस को प्रेफर नहीं करते। हाँ और हमें तो ये भी था एक काइंड ऑफ मिथ कि आइदर दे प्रेफर फुली ब्लैक और फुली वाइट, दे डोंट प्रेफर हाँ। इंडियंस, ब्राउन पीपल्स। सो सर आपका पता नहीं मतलब। हम्म, हाँ। तो नहीं नहीं, आपके दिमाग प्लीज में प्लीज। ये आइडिया फिर क्लास 2 के टाइम आया है कि आपको क्रूज ज्वाइन करना चाहिए? एग्जैक्ट। हाँ जी हाँ जी, मतलब क्लास 2 में कर रहा था तब ये था कि एलएनजी जाना है। उस टाइम पे डिस्कशन सुने थे कि हाँ मतलब हायरिंग चल रही है, इंडियंस को ले रहे हैं। और मैं क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स मुंबई से अपना क्लास 2 का कोर्स किया, तो वहां से कई लोग मुझे मिले। उन्होंने बोला अरे यार कार्निवल का यहाँ ऑफिस है, वहाँ बड़ी वैकेंसी आ रही है, ऐसा वैसा। और फिर जब तक मैंने क्लास 2 खत्म किया तब तक ये हवा चलने लगी कि नहीं यार अब तो वैकेंसी बंद हो गई, अब हायरिंग बंद हो गई। मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि माई टारगेट वाज कि मैं क्लास 2 खत्म किए बिना आई विल नॉट गो बैक ऑन सेल। एंड आई फोकस्ड ऑन दैट। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है अब आगे देखा जाएगा। पहले एलएनजी में ट्राई मारा, नहीं हुआ। देन आई वाज लाइक यार अब सेकंड बेस्ट ऑप्शन तो यही बचता है। बिकॉज आई 3-4 लोगों से मैंने बात की और सबसे यही सुनने को मिला कि नहीं, जो भी ये मिथ क्रिएट हुआ है कि सैलरी बहुत कम है क्रूज शिप पे और आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द सैलरी इज ग्रेट इंडीड। और वहां पे अभी वैकेंसीज भी आ रही हैं इंडियंस के लिए। क्योंकि आई वुड से कि पोस्ट कोविड, कोविड को कहना नहीं चाहिए, इट हैज बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस। कि जैसे ही कोविड आया, साइन ऑफ के जो ट्रबल्स हुए क्रूज शिप पे, जो मैंने यहाँ पे लोगों से बात करके पता किया कि आफ्टर द साइन ऑफ यूरोप
के जो मोस्टली एम्प्लॉयड लोग थे, उनका ये कहना था कि एज फार एज मनी इज कंसर्न, अगर हमें जमीन पे सेम पैसा मिल रहा है तो हम क्यों आएंगे। एंड ड्यू टू दैट काफी लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ी, और उसके बाद काफी वैकेंसी क्रिएट हुई, और दैट इज व्हेन यहाँ पे इंडियंस की एंट्री शुरू हुई, मतलब एज ऑफिसर्स। बाकी होटल डिपार्टमेंट में आप देखने जाएंगे तो इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत भरमार में है आई वुड से। मेरे अपने शिप पे, अगर मेरा अभी एज ऑफ नाउ वी हैव अ क्रू ऑफ अराउंड 2000 पीपल, और मैं बताऊं आपको कि 2000 में से कम 60% लोग इंडियन होंगे एटलीस्ट। बट ऑन बोर्ड जो ऑफिसर्स हैं उनमें मैं इकलौता इंडियन। तो होटल डिपार्टमेंट में काफी हैं इंडियंस। और फिर मैंने कुछ होटल वालों से भी कांटेक्ट किया, उनसे वाया 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 भी कांटेक्ट निकलते गए, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, क्रूज इज वर्थ ज्वाइनिंग। तब ये जाके डिसीजन बना कि नहीं, अब क्रूज में शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, सीवी इधर उधर भेजना शुरू किया, कभी सर आपका कार्निवल में भेज। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो आपने लिया टुवर्ड्स योर क्रूज जर्नी? मतलब क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मेरे को क्रूज ज्वाइन करना है, तो मेरे को समझ नहीं आएगा मैं हाँ, कहाँ से स्टार्ट करूं। आइदर आई शुड गो फॉर द कंपनी, लाइक लुक टू देयर वेबसाइट्स फॉर वैकेंसीज, और आई शुड गो टू द लिंक्डइन, और आई शुड डायरेक्टली गो टू देयर ऑफिसेज। सो आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या काम किया, और सेकंड अब आपको क्या लगता है कि मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है अगर किसी को क्रूज ज्वाइन करना है, तो वो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या ले? क्रूज ज्वाइन करने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपना रिसर्च तैयार करिए। कि ठीक है, दुनिया भर की कंपनीज हैं क्रूज में भी, इट्स अ बिग मार्केट। आपको कम से कम बड़े ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 मिल जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो सबसे पहली चीज मेरे हिसाब से ये है कि आप थोड़ा रिसर्च करिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो। और मैं ये एडवाइस सिर्फ अपने मरीन बैकग्राउंड के लोगों को नहीं दे रहा हूँ, जो होटल वाले हैं उनको भी मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप पहले अपने जो सेट ऑफ क्वालिफिकेशंस हैं उनके हिसाब से आप किस पोस्ट पे फिट बैठते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा रिसर्च करिए। और देन आप शुरू करिए कंपनीज के लोगों को कनेक्ट करने का। ठीक है, आपने एक करियर वेबसाइट पे आपने अपना आईडी बना दिया, आपने अप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल ग्रेट। बट जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि क्रूज में अप्लाई करने भर से काम नहीं चल, क्योंकि मैंने भी कई जगह अप्लाई किया, कहीं से रिप्लाई, तो आज तक मैं आपको बताऊं, कार्निवल से, मैंने कार्निवल में अप्लाई किया था सबसे पहले, और कार्निवल से मुझे कोई मेल नहीं आया था तब तक जब तक मैं सीएसएसआई के ऑफिस नहीं गया। तो एक ये बेस्ट ऑप्शन ये है, जो लोग मुंबई या आसपास के इलाके में रहते हैं, आप जो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो उनसे कनेक्ट करिए। सबसे पहले आपकी एक एयरबॉर्न है, कार्निवल सपोर्ट सर्विसेज है। तो क्योंकि इन दोनों का नाम सबसे पहले आया था मेरे पास, और मैं पर्सनली, फिर मैंने एयरबॉर्न में कनेक्ट किया, दे गॉट मी प्लेस्ड इनटू आइडा क्रूजेस। और बट मैं वहां पे नहीं गया बिकॉज कंपैरेटिवली द सैलरी वाज लेस, तो इसलिए फिर मैं वहां नहीं गया। बट देन इन थर्ड पार्टी एजेंसीज का भी काम करने का तरीका बहुत प्रोफेशनल है, और दे डू नॉट चार्ज यू एनी मनी, क्योंकि आजकल ये कई सारे स्कैम भी चल रहे हैं क्रूज रिक्रूटमेंट वाले, कि वो आपसे पैसा डिमांड करते हैं। बट जो भी जेन्युइन रिक्रूटर्स हैं किसी भी कंपनी के लिए, जैसे एयरबॉर्न आपका आइडा कोस्टा और डिज्नी के लिए रिक्रूट करता है, और फ्रेड एंड ओल्सन के लिए रिक्रूट करता है, एंड दे डू नॉट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू। और फिर कार्निवल की भी सेम कहानी है, जो उनका विद्या विहार में ऑफिस है मुंबई में, वो लोग भी आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, तो यू शुड नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप। और उसके बाद आपने जब यहाँ सब कुछ फिजिकली अपनी चीजें अप्लाई कर दी हैं, अब आप लिंक्डइन को यूज करिए, बिकॉज इन माय ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड टूल, इट्स अ वेरी गुड एसेट दैट यू कैन यूज। मेरे भी बहुत काम आया, बिकॉज मैंने इनिशियली रॉयल कैरिबियन में अप्लाई नहीं किया था, और वाया वाया पहले मैंने फिर लिंक्डइन पे मेरा आने का मेन मकसद ये था कि मैं अपनी एक प्रोफेशनल क्या कहूँ प्रेजेंस बनाऊं, कि हाँ भाई, इस नाम का भी कोई बंदा है। और फिर लिंक्डइन से हुआ क्या कि जब जैसे जैसे मैं लोगों से कनेक्ट होता गया इंडस्ट्री के, तो कई लोगों से बात करने पे आपका एक नॉलेज में भी एनहांसमेंट होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्रूज में क्या होता है, कैसे होता है।
थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है, ये एयरबॉर्न क्या है, सीएसएसआई क्या है, ये भी मुझे लोगों से पता चला। अब जैसे बाद में फिर जाके पता चला कि अरे यार, दो तीन यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी बना रहे हैं, वहां पे भी जा सकते थे, तो वो बाद में पता चला कि हाँ यार, फिर मैंने लगा यार इतनी मेहनत की मैंने, सर, वो तो बेकार हो गई। आपने सबसे पहले थर्ड जो ये सीएसआई या एयरबोन है, इनमें डायरेक्ट मतलब फिजिकली अप्लाई किया, आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया? नहीं नहीं, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया मैंने, मैं इनके ऑफिस डायरेक्टली गया हम्म। सीएसएसआई में। लेकिन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके जाना है, मुझे नहीं पता था। मैं वहां गया, मुझे गार्ड ने बोला नहीं, पहले आप आईडी बनाओ, ये करो वो करो, तब हम आपको अंदर घुसने देंगे। तो वो आप करके जाइएगा, वरना धक्का खाना पड़ेगा। एयरबॉर्न के लिए एक काफी, मतलब मुझे जो एक पर्सनली यूजफुल लगा कि वो आपको अपना कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, हम्म। और व्हेन यू कॉल देम वो आपका जवाब भी देंगे। आईडी हालांकि वहां पे भी आपको बनानी पड़ेगी, बट दे रिस्पॉन्ड टू यू। तो वो आप एक चीज कर सकते हैं, तो पहले लेकिन हाँ, आईडी बना के जाइए, दैट इज मच प्रेफरेबल। लेकिन फिजिकली जाना एक मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट रहता है। And then they used to conduct any exam, interview, that kind of thing, or just they will see your resume and on the basis of that they will recruit you. कार्निवल का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि कार्निवल में मैंने मतलब जब अप्लाई किया तब उन्होंने बताया था कि अभी कोई वैकेंसी है नहीं, जब वैकेंसी आएगी तो वी विल लेट यू नो। और एयरबॉर्न का ऐसा था कि एयरबॉर्न में दे टुक माय प्रोफाइल, और उसके बाद जैसे ही उनके पास वैकेंसी आई दे गेव मी अ कॉल कि हाँ भाई, आइडिया में वैकेंसी है, डू यू वांट टू अप्लाई एंड प्रोसीड। मैंने कहा हाँ श्योर। तो उसके बाद उन्होंने एक प्री स्क्रीनिंग किया। प्री स्क्रीनिंग बेसिकली उस आपका एयरबॉर्न के ही लोग करते हैं, और वो आपसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे जो उनको कंपनी देती है, कि हाँ भाई आपने कौन कौन सी मशीन्स पे काम किया है, डू यू हैव स्क्रबर एक्सपीरियंस, आपका प्योरीफायर कौन सा था, इंजन्स कौन से थे, कौन से जनरेटर्स पे काम किया, Not दीज सॉर्ट any ऑफ क्वेश्चंस। technical दिस question, इज नॉट just लाइक, experience. नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिकॉज मैं आपको ये बता दूं, एयरबॉर्न इज अ हायरिंग एजेंसी। ये बेसिकली जैसे मैनिंग वाले लोग होते हैं वैसे ही हैं ये, इनका मतलब अभी इनको टेक्निकल आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जो कंपनीज इन्हें सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजती हैं, उसके बेसिस पे दे सेलेक्ट योर प्रोफाइल, और उसके बाद दे फॉरवर्ड इट टू द कंपनी। और कंपनी फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू लेती है कि हाँ भाई, फिर वहां से शुरू होता है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, नॉलेज क्या है, एंड ऑल दैट। Okay. So आपका सर जब हायरिंग हो गई तो उसके बाद हम्म। आपका जो ज्वाइनिंग प्रोसीजर था, जो एक कार्गो में होता है, क्रूज में होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस आया? आ, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं कहूंगा मैं, बट ये था कि यहाँ जो एंटायर प्रोसीजर था वो काफी फास्ट रहा। मतलब द डे आई गॉट माय कॉन्ट्रैक्ट लेटर, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट लेटर था कि यू हैव बीन हायर्ड बाय रॉयल कैरिबियन, वहां से लेके यूएस वीजा बनना और टिकट आना और ज्वाइनिंग तक, इट वाज ऑलमोस्ट, आई वुड से 1.5 months, 1.5 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। तो वो बहुत स्विफ्ट प्रोसेस है। और यहाँ तो जैसे आपको अगर वीजा वगैरह लगवाना था, मुझे तो शायद वीजा के लिए मुझे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। आई हैड टू जस्ट सेंड माय डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और सीटीसी, और वो लग के वापस आ गया। और वो सब कुछ कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया। ज्वाइनिंग वाज सेम, वही आपको अपना वही हम्म। आईडी दिखाना है, और वो डीजी बट वाला जो आपका एक कंपनी ने मेल कोई होता है। एडिशनल कोर्सेज के लिए कोई नहीं बोला उस टाइम पे? अभी एज अ, मतलब इंजीनियर्स के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि होटल वालों को ये पैसेंजर वेसल वाला कोर्स करना पड़ता है, अभी इंजीनियर्स के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज बिकॉज रॉयल कैरिबियन के पास अपना खुद का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आप दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको कंपनी करवाती है, मतलब यू हैव टू डू इट। और प्री ज्वाइनिंग आपको ये सारे कोर्सेज करने होते हैं, और कुछ फिर जब व्हेन यू आर ऑन बोर्ड तब भी आपके ये कोर्सेज चलते रहते हैं, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज, बट इन रॉयल कैरिबियन आपके जो भी लर्निंग प्रोसीजर्स हैं, दिस इज कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ज्वाइनिंग से पहले कोर्सेज कर लिए सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। इसके बाद भी ये चलता रहता है, एंड दे कीप फोकसिंग, और आपको रिमाइंडर्स भी आते रहते हैं कि भाई आपका ये कोर्स पेंडिंग है, खत्म करो, ऐसा वैसा। तो वो था। एंड रही बात कंपनी के थ्रू कोर्सेज करवाने की, तो वंस यू ज्वाइन, जो भी रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं, जैसे अभी आई हैव
इंजन रूम का सिमुलेशन का कोर्स है, तो वो मैंने अभी तक किया नहीं है, इंजन रूम रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसके लिए मुझे अभी नीदरलैंड्स जाना है थोड़े दिन में। बट अभी पिछली बार तो मुझे टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया, बट दिस टाइम आई विल बी गोइंग। एंड ऑल दीज कोर्सेज, इनका जो भी एक्सपेंडिचर होता है दैट इज बेयर्ड बाय द कंपनी, सिर्फ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए नहीं। हम्म। तो आपका जाना, फ्लाइट टिकट्स, होटल स्टे, कोर्स का जो भी कॉस्ट है, और पर डे आपका जो एक्सपेंडिचर है उसके बेसिस पे दे प्रोवाइड यू सर्टेन पोर्शन ऑफ द सैलरी। वो मुझे एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं है, तो इतना वो करते हैं, इंक्लूडिंग द रिटर्न टिकट्स। ओके। एंड सर आपका ऑन ऑफ क्या है, मतलब कितने महीने सेल और कितने महीने एट होम? एज अ थर्ड इंजीनियर इट्स 17 वीक्स ऑन एंड 17 वीक्स ऑफ। और जब आप सेकंड इंजीनियर बन जाते हैं तो इट्स 10 वीक्स ऑन एंड 10 वीक्स ऑफ। ओके। एंड लेट्स कम टू द सैलरी पार्ट। अभी एज ए थर्ड इंजीनियर, जैसे लेट आई विल गिव यू फिगर इन कार्गो इन माय कंपनी, इट्स अराउंड $4,500 फॉर ए थर्ड इंजीनियर। तो एक क्रूज में अराउंड कितना है? मैंने जो सुना है मैं वो भी बता देता हूँ। मैंने सुना है इन इंडियन रुपीज इज अराउंड 5 लाख, और इन डॉलर्स इट्स अराउंड 6,000। यस, करेक्ट सुना है। और मतलब लगभग लगभग 6,000 इज अ स्टैंडर्ड। जो छोटी कंपनीज हैं जैसे आइडिया हुई, कोस्टा हुई, फ्रेड एंड ओल्सन, इनका सैलरी अभी भी थोड़ा कम है। एंड आई थिंक दे विल हाइक द सैलरी इन द न्यू फ्यूचर। और अभी के हिसाब से रॉयल कैरिबियन और वर्जिन इज द हाईएस्ट पेइंग, जहां तक मैंने सुना है। वर्जिन इज पहले इनिशियली जब उन्होंने स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड विद $7,200, बट currently they are paying somewhere around 6,500। एंड सर, तो लगभग लगभग ये लगा लीजिए कि 6,000 इज pretty much the salary। सो ये लाइक रेंज है कि लाइक रॉयल कैरेबियन, कार्निवल, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट। बट अगर हम उससे डाउनग्रेड कंपनीज ले कोई अगर है, तो वो अराउंड कहाँ से स्टार्ट होती है? मतलब 5,000 से या उससे भी नीचे से? लाइक आइडा में आपने बोला था कि मैं सैलरी जो लेस आइडा थी। में बस, हाँ हाँ, आइडा का जो ऑफर था मैं आपको बताऊं, इट वाज समवेयर अराउंड 3,600 या 3,700। तो दैट इज कंपैरेटिवली अ बिट लेस। या लाइक वेरी वास्ट डिफरेंस। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो एक रीजन था। और कार्निवल में सेकंड इंजीनियर का जो मैंने सुना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कार्निवल में काम किया है, तो वो बता रहे थे कि समवेयर अराउंड 8,500 समथिंग। बट उनका एडवांटेज ये हो जाता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज स्टिल 4 मंथ्स, व्हेन इवन व्हेन यू आर सेकंड इंजीनियर योर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज 4 मंथ्स। तो इसलिए वो मतलब कवर अप हो जाता है जो भी डिफरेंस है। एंड सर, डज एनी क्रूज कंपनी पे एट होम ऑल्सो? जैसे कुछ राउंड द फिगर सैलरी प्रोवाइड करती है कुछ कंपनीज। आई एम नॉट श्योर यार इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता नहीं है, तो मैं आई विल नॉट गिव एनी कमेंट्स ऑन दैट। जहां तक मैंने अभी तक देखा है, सारी कंपनीज ने मुझे मतलब ऑन बोर्ड सैलरी का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया। बाकी तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। ओके सर। एंड व्हाट अबाउट सर योर वर्क आवर्स? लाइक व्हाट इज एज ए थर्ड इंजीनियर, आपने इस शिप पे और लास्ट शिप पे आपका आई थिंक टाइमिंग सेम ही रही होगी वर्किंग, और कितने कितने घंटे होती है? एक जो मेजर एक जो मेजर मेरे लिए मतलब ट्रांजिशन था, वो वॉच टाइमिंग्स का ही था। बिकॉज मर्स्क में आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन अनमैन्ड शिप्स। तो मतलब ये हुआ कि सुबह 8 से 5 का काम किया, फिर अपनी दुकान बंद है, मतलब अनलेस देयर इज सम एनी अर्जेंसी। इमरजेंसी? और उसके बाद फिर यू हैव अ ड्यूटी इंजीनियर। तो यहाँ ऐसा नहीं है, बिकॉज क्रूज शिप्स आर ऑलवेज मैन्ड। तो आई विल स्पीक अबाउट माय शिप। यहाँ पे हम 3 मैन वॉच सिस्टम फॉलो करते हैं। तो एक थर्ड इंजीनियर, एक सेकंड इंजीनियर, एक मोटरमैन, ऐसी 3 टीम्स हैं। और हर टीम का 4 घंटे का वॉच रहता है, मतलब 4 घंटे की 2 वॉचेस दिन में। और लगभग लगभग 3 से 4 घंटे का ओवर टाइम। ओवर टाइम इज बेसिकली क्योंकि वॉच में आपको you have to be focused on the watch itself. You're not supposed to do any other job.
ड्यूरिंग दैट टाइम। तो जो भी हमारा मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, जो रेगुलर पीएमएस है और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो खैर करना ही पड़ेगा, बट देन जो भी पीएमएस वगैरह है वो हम अपने ओवर टाइम में करते हैं। तो ओवर टाइम इज अराउंड 3, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी जल्दी काम खत्म कर रहे हो। तो टोटल आप बिठा लीजिए कि ऑन अ डेली बेसिस यू हैव 11 to 12 hours of work. सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंजन रूम में नॉर्मली कार्गो शिप्स पे अराउंड 10 पीपल होते हैं और 10 बंदे, बट इन क्रूज आई हैव हर्ड लाइक इट्स मोर देन 100 पीपल। तो आपको लगता है कि इतना काम है क्रूज में कि वहां पे आपको 100+ पीपल की जरूरत है? और अगर हाँ, तो वो क्यों है इतनी जरूरत? क्योंकि मोस्टली मशीनरी सेम है। और अगर डिफरेंस है तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कार्गो शिप के इंजन रूम में और एक क्रूज शिप के इंजन रूम में? सबसे पहली चीज देखिए, कार्गो में इंजन जो है ना, आपका जो भी इंजन रूम है, दैट जस्ट वो मैं कैसे कहूँ कि वो सिर्फ जरूरत भर की मेंटेनेंस, जो आपका चलने भर को जो जरूरी मशीनें है ना, बस उतनी ही चाहिए। क्यों? देखिए, जैसे कंप्लायंस के लिए आपको ओडब्ल्यूएस चाहिए, ठीक है। जितना आपको बिल्ज और स्लज निकल रहा है उसके लिए ओडब्ल्यूएस इंसिनरेटर चाहिए, वो भी छोटे साइज का। उसके बाद आपको पानी बनाने के लिए फ्रेश वाटर जनरेटर चाहिए, जो 30 टन्स का रहता है। मोस्टली मैंने शिप्स पे देखा है 30 टन्स पर डे वाली कैपेसिटी इज इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका, एक मेन इंजन होता है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो दो लगा देंगे, ठीक है। 4 जनरेटर हो गए और एक इमरजेंसी जनरेटर दे दिया, बस हो गया, बहुत है। बाकी मतलब मशीनें और भी हैं, जैसे आपके कंप्रेसर्स हैं। मैं उस पर डिटेल्स में एकदम नहीं जा रहा, मैं बस कहने का पॉइंट मेरा ये है कि कार्गो में मशीनरीज आर बेस्ड ऑन द नेसेसिटी। क्रूज शिप इज नॉट अ नेसेसिटी बेस्ड वेसल। यहाँ पे यू आर गिविंग अ हॉलिडे एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स। आप एक लीजर शिप क्रिएट कर रहे हैं जहां पे आप लोगों को फन देना चाहते हैं, तो यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मशीनरीज। मतलब अब जैसे मेरे हमारे इस शिप पे करीब जो प्रोपल्शन है दैट इज एजिपॉड बेस्ड, तो अब पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। 16-16 सिलेंडर के 4 इंजन है, तो एंड इट्स अ ह्यूज पावर प्लांट। फिर उसके बाद आपके पास 3 रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स हैं जिनकी कैपेसिटी 1000 क्यूबिक्स पर डे की है। एक फ्रेश वाटर जनरेटर बड़ा है, एक छोटा है। तो जो मशीनरी को फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बड़ा वाला इवेपोरेटर बनाता है आपका करीब करीब 900 टन्स पर डे। तो अब धीरे धीरे जैसे मशीन का नंबर ऑफ मशीनरीज अब बढ़ते जा रहे हैं, देखिए फिर जनरेटर हो गया, उसके बाद प्यूरिफायर है, तो 10 प्यूरिफायर है, 6 कंप्रेसर्स, क्योंकि कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा क्लीनिंग के लिए पूरे शिप पे 100 बार प्रेशर मेंटेन करने वाला एक हाई प्रेशर यूनिट है, 2 हैं वो भी। तो अब देखिए, जैसे हमारे कार्गो शिप्स पे रिडंडेंसी के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 स्टीयरिंग गियर मोटर दे दिए, 2 जनरेटर, 2 सेट दे दिए अलग अलग साइड में, सो दैट स्टारबोर्ड साइड में 2 दे दिए, पोर्ट साइड में 2 दे दिए, है ना। तो यहाँ पे रिडंडेंसी के लिए क्या करते हैं, 2 इंजन रूम बना रहे हैं, एक फॉरवर्ड इंजन रूम, एक आफ्ट इंजन रूम, एंड यू विल हैव सेम सेट ऑफ मशीनरीज इन बोथ द डायरेक्शंस। जो जनरल माइंडसेट है क्रूज शिप के इंजन रूम को डिजाइन करने के पीछे, दिस इज कि आपको रिडंडेंसी के केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि इवन इफ एक पूरा का पूरा इंजन रूम ही फेल हो गया, मेरे प्यूरिफायर्स फेल हो गए, मेरा मेन इंजन बैठ गया, मेरा आरओज नहीं चल रहे, मेरा पंप्स बंद हो गए, कोई बात नहीं, आई हैव एन एंटायर सप्लाई डन थ्रू द आफ्ट इंजन। तो यही इसी कॉन्सेप्ट से मेरी मशीनरीज डबल हो गई, ठीक है। अब उनको मेंटेन करने के लिए, अब जैसे मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, दैट इंजन डिपार्टमेंट इन क्रूज शिप इज अ chaos, बट इट इज अ वेरी वेल मेंटेन्ड chaos। बहुत बहुत तरीके से। अब आप ये सोचिए कि 100 लोगों की टीम को हैंडल करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे इंजन की पूरी टीम का बाइफर्केशन हो सकता है, हमने इनको कैटेगरीज दी है, ठीक है। तो सबसे ऊपर बैठता है आपका चीफ इंजीनियर, ठीक है। चीफ इंजीनियर के नीचे फिर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट, एक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का डिपार्टमेंट, और एक पूरा का पूरा इंजन डिपार्टमेंट। तो 4 डिपार्टमेंट्स के 4 हेड होते हैं, ठीक है। उसके नीचे फिर
सब कैटेगरीज आती हैं। तो अब इंजन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी डिफरेंशिएशन है। बॉयलर की टीम अलग है, आपका सेपरेटर और फ्यूल सिस्टम की टीम अलग है, कंप्रेसर्स की टीम अलग है, और सबको डिवाइड कर रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सेट गाइडलाइंस हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये करना है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक डिवीजन ऑफ लेबर आ गया। और अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमें वॉच भी करनी है, हमें मेंटेनेंस भी करना है, तो इस हिसाब से यू नीड दैट काइंड ऑफ लेबर। एंड गिवन कि आपको जो जॉब्स का प्रेशर है, कि आपको किसी चीज को ठीक करने का जो प्रेशर है, क्योंकि कमर्शियल कार्गो में क्या है, देखो, कार्गो में जैसे कई बार देखा होगा कि मान लो एक प्यूरिफायर खराब हो गया, तो बोला ठीक है, 1 2 दिन 3 दिन कर रहे हैं अपना आराम से ओवरहॉल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ दे हैव टू डू इट वेरी इमीडिएटली। तो इसलिए यहाँ सारा का सारा काम फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ फिर अगेन लोगों की रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है कि टाइम फ्रेम कम है। सो यू नीड मोर पीपल टू कंपनसेट फॉर दैट। अभी जैसे कार्गो में होता है कि फोर्थ इंजीनियर हो गया, अगर कैडेट है तो एक कैडेट हो गया या फिर एक मोटरमैन हो गया, तो ये तीन मिलके आराम से अपना प्योरीफायर शुरू करते हैं। एक दिन खोलने में निकल गया और प्लेट्स डीजल में डालने में निकल गया, अगले दिन सब घिस रहे हैं, उसके बाद साफ होगा, फिर बॉक्स बैक होगा। सो इट्स अ सेलिब्रेशन, 2 3 दिन का फेस्टिवल होता है वो। बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्गो में ठीक है, आपके पास कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे आप पैसेंजर्स के साथ रह रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ, एटलीस्ट जैसे मैं अपनी शिप की बात कर रहा हूँ, वी आर रिस्पॉन्सिबल एट एनी गिवन फ्रेम ऑफ टाइम फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द लाइव्स ऑफ 4500 पीपल एट द लीस्ट, जिसमें मैं अपने क्रू को इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 4500 पैसेंजर्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके पास वर्कफोर्स ज्यादा हो, और मशीनरीज ऑफ कोर्स ज्यादा है। लेआउट भी काफी बड़ा रहता है। इंजन रूम जैसे आपके कार्गो शिप्स में एकदम पीछे या सेंटर में रहेगा, यहाँ पे क्या है, लेआउट मोस्ट ऑफ द शिप के पूरा नीचे नीचे पूरा का पूरा आपका इंजन रूम बना हुआ है। पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड, और बीच में आने जाने का रास्ता है, और सारी मशीन्स लगी हुई हैं। तो इंजन रूम भी कंपैरेटिवली काफी बड़ा है। मतलब जैसे मैं राउंड लेने भी निकलता हूँ, तो एक ढंग का राउंड लेने में मुझे ऑन एन एवरेज 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, वन कंप्लीट राउंड। कार्गो में आदमी 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म कर लेता है, बट यहाँ इट्स नॉट पॉसिबल। तो यस, आई वुड से कि हैविंग शायद 100 एक पीपल डेढ़ घंटा भी सर इज आप जस्टिफाइड। मे बी ट्रिपल के अकॉर्डिंग बता रहे हो। नॉर्मल जो एवरेज साइज है उनमें तो मे बी 30 मिनट्स ऑल्सो यू कैन टेक। हाँ, 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 यू वर करेक्ट ऑन दैट। मैं क्योंकि आई वाज ऑन ट्रिपल एज वेल, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा था। यू आर राइट। बट हाँ, ऑन एन एवरेज जैसे मतलब यहाँ पे आपको 2 ढाई घंटे लग जाते हैं टू टेक अ गुड एंड प्रॉपर राउंड। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड है कि यहाँ पे इतना ज्यादा वर्कफोर्स अवेलेबल है, क्योंकि काम भी उतना ही ज्यादा है। सर आपको क्या लगता है कि कार्गो पे ज्यादा वर्कलोड है या क्रूज पे? क्योंकि जितना एक परसेप्शन है कि क्रूज में काम बहुत कम है, शायद सीखने को बहुत कम मिलता है, और थोड़ा सा इजी लाइफ है, कंफर्टेबल लाइफ है, लग्जरी है ही घूमने फिरने की। बट एक कार्गो में ऐसा है कि आपको कभी भी हम्म। कॉल आ जाएगा, आपकी वर्क रेस्ट का कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा, एक वो इमेज है। बट वो भी मेरे को पता है, फिर वो अकॉर्डिंग टू शिप डिपेंड है, पीपल पे भी डिपेंड है, आपके सीनियर्स कैसे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? अह, जैसे वर्कलोड की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज अ वेरी पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप जिससे भी बात करेंगे क्रूज पे जो काम कर रहे हैं या कार्गो पे बात करिए जिनसे, तो ये ओपिनियन वैरी करेगा। अब जैसे मेरे लिए मैं आपको बताऊं कि मैं जो यहाँ देखता हूँ कभी कभी, टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ जो क्रू है, जो मोटरमैन है या ऑयलर्स हैं, दे आर वेरी नॉलेज्ड। इनको काफी ज्यादा चीजें आती हैं। मतलब कई बार मुझे ये फील होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ, मेरी जरूरत ही नहीं है। दीज गाइज आर ओके बाय देमसेल्व्स टू हैंडल थिंग्स। हाँ, टेक्निकल चीजें हो सकता है उनको उतनी ना पता हो, जहां आप यू कम इनटू द पिक्चर। तो क्रूज शिप पे एक जनरल ट्रेंड लोगों का ये इसलिए बन गया है क्योंकि दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल। आप आप कोई भी ओवरहॉल चल रहा है, अगर दो मैकेनिक्स मिलके ओवरहॉल कर रहे हैं और आप सिर्फ खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े होकर सिर्फ सुपरवाइज कर रहे हैं, तो यस, आपके ऊपर कोई वर्कलोड नहीं।
बट एट द सेम प्लेस अगर आप उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं तो आपके पास वर्कलोड है. सो दिस इज वेरी आई वुड से कि ये एक पर्सनल एजेंडा है कि आप काम करना चाहते हैं साथ में उन लोगों के या नहीं करना चाहते हैं. कई लोगों में वो अफसरशाही होती है कि अरे हम क्यों काम करेंगे, ये लोग कर रहे हैं ना. बट इन माय ओपिनियन मेरे लिए मोटरमैन, कैडेट सब पार्ट ऑफ माय टीम है. तो अगर वो मुझे काम करता हुआ नहीं देखेंगे तो उनको ये एक फीलिंग कहीं ना कहीं आएगी कि यार बंदा तो खाली बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है. एंड आई डोंट वांट देम टू फील दैट वे. इसलिए मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी मेंटेनेंस हो रहा है आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम एन एक्टिव पार्ट ऑफ इट, कि मैं उस मेंटेनेंस को लीड कर रहा हूँ और वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं. रही बात रेस्ट आवर्स की, तो यस, पैसेंजर वेसल्स में दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर रेस्ट आवर्स. ठीक है, मतलब अर्जेंसी आ गई तो अलग ही बात है, तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे वांट यू टू रेस्ट इन टाइम. और मतलब कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ काम कर रहे थे और मतलब रेस्ट आवर्स एक्सीड होने वाले हैं, क्योंकि आगे जाके वॉच से पहले रेस्ट भी चाहिए. सो हमें हटा देते थे वो लोग, एंड देन फर्स्ट इंजीनियर की टीम आ जाएगी पूरी की पूरी, एंड दे विल फिनिश एंड कंटिन्यू द जॉब. तो यहाँ पे ये चीज एक है कि एडवांटेज है. घूमने फिरने की जहां तक मैं बात करूं तो हाँ, ये एक एक और मसला है कि जहाँ पे पैसेंजरशिप्स आर मच बेटर. क्योंकि मैंने एज फोर्थ इंजीनियर, मैं आपको बताऊं, मैंने 2020 में ज्वाइन किया था. पीक कोविड टाइम था और कहीं शोर लीव नहीं मिली. उसके बाद से मैं सुनता आ रहा हूँ कि शोर लीव्स काफी लिमिटेड हो गई हैं. और कार्गो में मतलब ऐसा है कि शोर लीव मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अपॉन आपके पास काम कितना है. यहाँ क्या है कि वॉच टाइमिंग्स फिक्स है, ओवर टाइम फिक्स है आपका, तो बीच में यू कैन प्लान कि मैं हाँ इस तारीख को मैं जा सकता हूँ. अनटिल एंड अनलेस यू आर इन द पोर्ट मैनिंग. पोर्ट मैनिंग क्या होता है, जैसे आपको फायर फाइटिंग टीम में हैं आप, या किसी रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं, तो अगर आप उस पार्ट में हैं तो देन यू कैन नॉट गो आउट, अदरवाइज आपको कोई नहीं रोकेगा. और सर, एडवांटेज ये है कि क्रूज शिप सारे एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस पे जाते हैं, तो यू गेट टू सी गुड प्लेसेस. जैसे कार्गो में हम कभी कभी किसी कंट्री में जाते हैं, तो जैसे इंडियंस को ऐसा है कि चाइना में अलाउड नहीं है या किसी और कंट्री में अलाउड नहीं है, तो क्रूज में भी ऐसा होता है कि सिर्फ पैसेंजर को किसी पोर्ट पे अलाउड है और क्रू को अलाउड नहीं है? हो सकता है अगर पोर्ट की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, लोकल रेगुलेशंस को ये लोग फॉलो करते हैं. अगर लोकल रेगुलेशंस ऐसा कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन है, देन यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट. बाकी एज सच अभी तक तो मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं किया. बट यस, क्योंकि कंपनी विद कंप्लाई विद द पोर्ट अथॉरिटीज, और अगर पोर्ट अथॉरिटीज मना कर रही हैं तो देन दे विल नॉट अलाउ यू टू गो आउट. ओके। एंड सर, व्हाट अबाउट इंटरनेट? आपको कितना इंटरनेट मिलता है आजकल? मोस्टली इफ आई टॉक अबाउट योर पास्ट कंपनी, मर्स्क लाइन, दे हैव स्टारलिंक एंड इट्स अनलिमिटेड फॉर देम। तो अभी क्रूज शिप का क्या सिनेरियो है? क्रूज शिप का सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे इंटरनेट पेड है. ठीक है, मतलब एक बेसिक पैकेज होता है जो मैसेजिंग का बेसिक पैकेज है, वो आपका फ्री रहता है. मतलब मैं अब रॉयल करीबन की बात कर रहा हूँ, बाकियों का मैंने जो सुना है उसमें भी ऐसा ही है कि दे हैव सम बेसिक पैकेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सर्फिंग करनी है या सोशल मीडिया वगैरह चलाना है तो उसके लिए यू हैव टू पे. तो रॉयल कैरिबियन में इंटरनेट इज अ लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड आई वुड से, बट द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज वेरी गुड. हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है. एंड मतलब जहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कार्गो शिप्स में मैंने देखा था इंटरनेट गायब रहता था, यहाँ पे तब भी आपको इंटरनेट मिलता है. सो दैट इज अ गुड एडवांटेज. तो बेसिक में मैं ये मान लाइक के चलता हूँ कि व्हाट्सअप सैलरी मैसेजिंग ज्यादा आती है है? तो ये बेसिक में व्हाट्सएप मैसेजिंग आएगी, आपके मैसेजेस आएंगे जाएंगे, यू कैन डाउनलोड मीडिया एंड यू कैन सेंड मीडिया. बहुत बड़ी फाइल्स नहीं जाएंगी, छोटी छोटी इमेजेस वगैरह चली जाती हैं. और अभी दे माइट आल्सो इंक्लूड वॉइस कॉल्स. लेट्स सी, आई डोंट नो. And this WhatsApp messaging, that is unlimited. दैट इज फ्री. दैट इज फ्री एंड That is free. अनलिमिटेड. Okay. And package, like how much we can expect? Like in my company, they used to give for Starlink uh, 5 5 GB for $25.
So is it more expensive than that or almost same? रॉयल कैरिबियन में जीबी में काम नहीं चलता, यहाँ मिनट्स पे चलता है पैकेज। तो जैसे आई बॉट, जो मुझे सबसे इकोनॉमिकल लगता है, वो सबसे महंगा भी है कॉस्ट वाइज, बट अगर आप उसको मिनट्स वाइज कन्वर्ट करके चेक करो तो वो सबसे सस्ता बैठता है। दैट इज करीब करीब वो $90 का पैकेज है, एंड यू गेट 1800 मिनट्स ऑफ इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट। और 1800 मिनट्स हो गया मतलब आपका 30 घंटा, बेसिकली 30 घंटे का इंटरनेट मिलता है आपको। और दैट्स अनलिमिटेड, आप कितना भी सर्व करो, उसमें कोई डेटा लिमिट नहीं है। और उसको आप कितना, आई थिंक 84 डेज तक वो वैलिड रहता है। 84 डेज में चाहे जैसे भी यूज करिए आप पूरा का पूरा एक दिन में यूज कर लीजिए या पूरा 84 दिन में यूज करिए, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे डेटा का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे मिनट्स के बेसिस में पैकेज है। Okay. एंड सर व्हाट अबाउट फैमिली? आप क्रूज शिप पे किस रैंक के बाद अपनी फैमिली लेके आ सकते हैं? प्लस अगर फैमिली आ रही है, लाइक एक तो फैमिली हम्म। वाइफ प्लस पेरेंट्स, तो मैंने सुना है कि शायद वाइफ का कुछ लिटिल बिट चार्जेस पे आपको मिल जाता है कि वो आपके साथ आ सकते हैं, पेरेंट्स को फुली आपको फंड करना पड़ेगा। तो रॉयल कैरेबियन में क्या पॉलिसीज हैं इसके रिगार्डिंग? रॉयल कैरिबियन की पॉलिसी ये कहती है कि अगर आप अपनी फैमिली में किसी को बुला रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उनको अपने ही रूम में रख रहे हैं, तो पर पर्सन इज समवेयर अराउंड, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट अमाउंट, बट आपको डेली कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है। बट अगर आप उन्हें क्रूज की बुकिंग दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको क्रूज का जो होटल का रूम है, स्टेट रूम दिला रहे हैं, कोई भी बुकिंग आप कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो यू गेट अ 20% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे। तो मतलब जैसे आपने मान लो 2 रूम बुक किए, तो आपको वो बुकिंग अमाउंट पे 20% का डिस्काउंट मिलता है। दैट्स एन एम्प्लॉय डिस्काउंट। ओके। तो वो रहता है एक। और इसमें मतलब कितने लोगों को ला सकते हैं इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एन एम्प्लॉय, इट्स ऑल वैलिड। And anybody can bring their families if they want to, like if they want them to stay in their cabin from any rank. नॉट एग्जैक्टली मतलब मरीन में यू कैन डू दैट। हम लोग मतलब अपने ऑफिस में जो मरीन मींस नेविगेटिंग डिपार्टमेंट एंड इंजन डिपार्टमेंट, ये लोग ला सकते हैं। होटल में आई थिंक इट्स अलाउड बियॉन्ड 2.5 या 3 स्ट्राइप्स। और हाँ, इट्स समथिंग लाइक दैट, बट मरीन में इट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। And if anybody want to bring their wives, so the charges is like uh, higher or like normal charges? Like how much they can expect? अब वो डिपेंड करता है यार, क्योंकि आप किस शिप पे जा रहे हैं, आपका रूट क्या है। क्योंकि जैसे एयरलाइन का फंडा है ना, वैसे ही क्रूज का भी फंडा है। इनके टिकट्स डायनेमिक प्राइसिंग पे चलते हैं और वैरी करते रहते हैं प्राइसेस। सो यू हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपका सीजन थोड़ा सा ऑन सेट है, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन चेक करनी पड़ती है कि आपका शिप जो आप जाना चाहते हो कौन सी डेस्टिनेशन जा रहा है। या फिर आप डेस्टिनेशन के बेस पे शिप चेक करो कि हाँ मेरे को इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो कौन सा क्रूज शिप है। और वहां पे मतलब फिर आप रेगुलरली प्राइस मॉनिटर करेंगे। जैसे त्रिवागो वगैरह साइट होती हैं फ्लाइट बुकिंग के लिए, वैसे इनकी भी वेबसाइट्स होती हैं फ्लाइट मतलब क्रूज बुकिंग के लिए, जहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो फिर आपको थोड़ा सा वो रिसर्च करना पड़ता है कि मेरे बजट में कौन सा बेस्ट बैठ रहा है, उस हिसाब से देन यू सेलेक्ट। सर क्रूज शिप पे हमारे पास जो मैस है उसके अलावा हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो एक एज ए आप इंजीनियर है तो आपको क्या फ्री है एक्सेस, इंस्टेड ऑफ जो मैस का गैली का फूड है उसके अलावा और क्या एंटरटेनमेंट या फिर क्या एज ए फूड प्रोडक्ट आप ले सकते हैं एज फ्री? आ, देखो स्लॉप चेस्ट तो यहाँ पे भी है, लेकिन स्लॉप चेस्ट जैसे होता है हर शिप पे वो पेड होता है। रॉयल कैरिबियन में एज सच कुछ फ्री है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बट देन द थिंग इज कि दे हैव एम्प्लॉय डिस्काउंट्स हर जगह पे। जैसे आप बार में जा रहे हैं तो वहां पे आपको डिस्काउंट्स हैं। और जो भी शॉप्स हैं, सबसे सबसे बेस्ट पार्ट इज शॉप्स। आपकी एक्सपेंसिव जो लग्जरी वॉचेस होती हैं या लग्जरी परफ्यूम्स होते हैं, उन पे यू गेट एन एम्प्लॉय डिस्काउंट ऑफ 20 से लेके 60% तक का। बिकॉज अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर
लास्ट क्रूज पे मैंने 2 वॉचेस ली थी। एक ओमेगा की ली थी। मार्केट में उस घड़ी की कॉस्ट है अराउंड आई थिंक 5,000 समथिंग डॉलर्स, एंड आई बॉट इट फॉर आई थिंक 20% डिस्काउंट या ऐसा कुछ, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा डिस्काउंट। तो यस, फॉर दोज आइटम्स आपका काफी अच्छा एक बेनिफिट हो जाता है। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आपको जो गेस्ट के चार्जेस हैं उनके कंपैरेटिवली आपको 20% स्ट्रेट डिस्काउंट रहता है, एम्प्लॉय डिस्काउंट। मतलब गेस्ट के कंपैरिजन में यू हैव अ वेरी प्रीटी मच रिलैक्स्ड रेट्स, और बहुत महंगा भी नहीं होता है। And sir, बाकी एम्प्लॉयज के लिए बीच बीच में ऑफर्स आते रहते हैं कि हाँ इस रेस्टोरेंट पे एम्प्लॉयज को इतना ऑफर है, वो टाइम टाइम पे आता रहता है। and sir, what about the alcohol policies on cruise? मोस्टली आजकल कंपनीज में 0% है या 0.1% है, और ज्यादा ऐसा होता है कि दे विल अलो यू वन बियर बट इट शुड बी इन पार्टी ओनली, और इट शुड बी मे बी 3 to 4 hours बिफोर स्टार्टिंग ऑफ योर वॉच। हाँ, ये कई कंपनीज में है। रॉयल कैरिबियन में ऐसा है कि रॉयल कैरिबियन में मरीन के अलावा जो डिपार्टमेंट है, जो वॉच कीपर्स नहीं है, वॉच कीपर्स को छोड़ के जो भी हैं, जो मोटरमैन वगैरह सब इंक्लूडेड है। खैर मोटरमैन भी पार्ट ऑफ वॉच कीपिंग है तो मैं उनको भी इंक्लूड नहीं करूंगा। होटल डिपार्टमेंट वगैरह, हाउस कीपिंग, ये वो जो भी है, उनके लिए 4 hours बिफोर द वॉच यू मस्ट बी completely फ्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है। एंड गिवन एट एनी गिवन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम आपका अल्कोहल काउंट जो है दैट शुड बी 0.5 या उससे कम। अगर आपको ब्रेथ टेस्टिंग दिया जा रहा है किसी रीजन से, दिल टेल यू कि हाँ आपका इस रीजन से आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जा रहा है, और उस पॉइंट पे आपका ब्रेथ काउंट में जो अल्कोहल काउंट होता है ब्रेथ में, दैट शुड बी बिलो 0.5। बाकी वॉच कीपर्स की बात करें तो वॉच कीपर्स को ऑल द टाइम यू हैव टू बी अंडर 0% अल्कोहल इन्फ्लुएंस। तो तो इट्स वहां थोड़ा कंप्लीटली प्रॉब्लम हो लाइक जाता अब योर लास्ट कंपनी इट्स 0%। है। हाँ बट द थिंग इज कि मतलब मैं कभी उतना आई वॉज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हैविंग अल्कोहल ऑन बोर्ड, तो मेरे लिए इट नेवर पोज्ड अ प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग बिकॉज देखिए, ठीक है कई लोग बोलते हैं, मैंने अपने ही कई फ्रेंड सर्कल में सुना है लोगों से, अरे मैं तो पी के वॉच करता हूँ। इट्स नॉट अ वेरी सेफ थिंग टू डू। ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है जो आप डेफिनेटली इतना नॉट। प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हो। और मेरे हिसाब से वॉच के अलावा भी देखिए, जैसे इंजीनियर्स का या किसी भी वॉच कीपर का रिक्वायरमेंट कभी भी आ सकता है, कोई इमरजेंसी आई, यू हैव टू बी ऑन योर फीट। अब पता चला मेरा शिप का ग्राउंडिंग हो रहा है, पानी भर रहा है, और मैं इतना बेहोश में हूँ कि मैं मतलब मुझे पता ही नहीं है, सुध बुध ही नहीं है कि चल क्या रहा है। तो कंसिडरिंग दोज कंडीशंस आई वुड से कि हाँ इट्स अ गुड थिंग। एंड ठीक है, अब कई लोग नहीं मानते हैं, कर लेते हैं, उनका है, अपना परसेप्शन, नजरिया है। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड थिंग। बट ठीक है, लोगों का थोड़ा बहुत पार्टीज में हो ही जाता है। एक चीज ये है कि हाँ पार्टीज बहुत होती हैं, बहुत पार्टीज होती हैं, मतलब आप थक जाएंगे इतनी पार्टीज होती हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ किसी डिपार्टमेंट का है, कुछ एक्टिविटी है। सो इट्स वेरी फन एनवायरनमेंट। Like how much parties, like it is a fixed, like on my last company we have like one party per month, it is fixed. So there it is fixed, or like it's upon depends upon people, galley people or something. यहाँ कोई हिसाब नहीं है पार्टी का, ठीक है। यहाँ डिपेंड करता है आपके ऊपर, मतलब आपके डिपार्टमेंट हेड के ऊपर। कई बार हम लोग इंडिविजुअली भी पार्टी कर लेते हैं, और हर डिपार्टमेंट के पास अपना एक बजट रहता है एचआर का। और उस बजट में से आप जो भी मंथली एक्सपेंसेस हैं आप वो खर्च कर सकते हैं। तो आप महीने में सेम बजट में, मान लीजिए अगर आपके पास बजट में $10,000 है, ठीक है, तो अब वो $10,000 में आपने 4 बार पार्टी की, एक बार पार्टी की, वो आपके ऊपर है। दैट डजेंट मैटर। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर या स्टाफ चीफ इंजीनियर होता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, एंड इफ दे अलाउ। और बाकी हर डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा हैं तो हर किसी का, मान लीजिए महीने में एक दो पार्टी उन लोगों की अपने अपने डिपार्टमेंट्स में ही रहती है। और बाकी आप जो एचआर ऑर्गेनाइज कर रहा है वो भी ऐसे ही रहता है। तो महीने का ऑन एन एवरेज लगा लो, वी वुड हैव लाइक 6 to 7 पार्टीज एवरी मंथ एटलीस्ट।
That's huge. And sir, what about passenger interaction? Can any crew out of your 2000, can anybody go and talk to passengers? Is it allowed, or there is any company restriction in that? Passenger interaction is definitely allowed. Uh, as per the company policies, we are not allowed to go to the guest cabins. We are not allowed to, have sexual favors. We cannot give them sexual favors or even receive sexual favors from them, because कई बार ऐसा कंपनी के सामने केसेस आए हैं जहां पे इंसान की गलती नहीं थी, उसके बावजूद गेस्ट्स ने उन्हें ब्लेम किया जस्ट टू सू द कंपनी फॉर सम मनी। तो टू अवॉइड दैट, कंपनी ये कहती है कि मतलब अननेसेसरी इंटरेक्शन आप करो ही मत। ऐसा नहीं है कि दे आर बैनिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, दे एडवाइज यू कि यार try to avoid unnecessary interaction, but you are allowed to, very well allowed to interact with the customers। and मतलब बस ये है कि थोड़ा जो restrictions हैं वो इन चीजों के हैं कि you are not allowed to go to the cabin, or you are not allowed to bring guests to crew area। that is a dismissal offense। मतलब अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, they will dismiss you right away। Okay. बाकी as such इतना कोई बहुत restriction नहीं है। And set what of guidelines हैं, and if you follow that, it's fine। and what are the areas like on the forward deck you are allowed to go, and can you go without uniform? Like you have pools and we have different places there we can like stand and have photos or enjoy the view. Is it allowed for? okay, yes, it is allowed। देखिए, the thing is कि शिप को दो एरियाज में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। एक है क्रू एरिया, एक है गेस्ट एरिया। ठीक है, तो जो भी गेस्ट एरिया है वहां पे यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म, बिकॉज कंपनीज का ये मानना होता है कि गेस्ट एरिया में जब आप जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एज यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी इटसेल्फ। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म में जाएं, कोई ऐसा शैबी अपीयरेंस ना हो कि हाँ ऐसे चप्पल डाल के पहुंच गए। दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन क्रू एरिया में यू कैन वेयर वट एवर यू वांट। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी एकदम अनएक्सेप्टेबल टाइप का पहन के घूम रहे हैं, बट कैजुअल वेयर इज अराउंड अलाउड। और कई बार ऐसा किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक पूरा का पूरा इंडोर पूल एक्टिविटी एरिया है। तो महीने में एक दो बार वी क्लोज इट फॉर द गेस्ट्स एंड वी ओपन इट जस्ट फॉर द क्रू की पार्टीज के लिए। तब वहां पे आप आराम से जाइए, फोटोज खींचिए किसी भी कपड़े में। बाकी यूनिफॉर्म में आप जो भी गेस्ट एरियाज हैं वहां पे जा सकते हैं और वहां पे फोटोज वगैरह भी ले सकते हैं। बस आपको गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना। वो अपने में रहे, आप अपने में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। Okay. And sir, what about last two questions? First is drills, how they conduct drills, because always there are passengers on board. So like in cargo, we can't go on the deck, and like if we have any like container fires, we used to go on the deck and use the fire hoses. So here, how they manage this drills. And second is how they manage the bunkering part, because they can't stop the ship. They only can stop the ship at shore only. So how these two things they used to manage? पहले बात कर लेते हैं ड्रिल्स की। तो यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिल्स इज अ लॉट एज कंपेयर टू कार्गो। मतलब कार्गो में शायद महीने में 3 ड्रिल होती होगी, यहाँ हफ्ते में 2-3 ड्रिल हो जाती है। बिकॉज द थिंग इज, एज यू सेड, कि पैसेंजर सेफ्टी है, तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है। लेकिन हम करते क्या है बेसिकली व्हेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ ड्रिल, तो जो ड्रिल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनको ये पता है कि हमें किस लोकेशन पे ड्रिल करनी है। जैसे हमारे में क्या होता था, हमें पता होता था कि हाँ यहाँ पे आज ड्रिल की जाएगी, ये फायर का लोकेशन रहेगा, ऐसा ऐसा है। तो ऐसे ही सिमिलरली इन लोगों को पता रहता है कि हमें ड्रिल कहाँ करनी है। तो उस दिन के लिए व्हाट वी डू इज, फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ड्रिल, दैट एंटायर एरिया इज लॉक्ड ऑफ। वहां पे क्राउड मैनेजमेंट की अलग से टीम रहती है। वो लोग गेस्ट को दूसरे डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हैं कि आप यहाँ से नहीं जाइए, आप वहां से जाइए। एरिया सील ऑफ कर दिया जाता है और फिर भी परफॉर्म द ड्रिल, सो दैट गेस्ट भी डिस्टर्ब नहीं होते और हमारी ड्रिल भी हो जाती है। और उसके बाद बंकरिंग की बात करें, तो बंकरिंग जैसे कार्गो शिप पे होती है वैसे यहाँ भी होती है, बट
ये है कि उस एंटायर ड्यूरेशन में हम किसी को भी स्मोकिंग अलाउ नहीं करते, नॉट इवन गेस्ट्स आर अलाउड टू स्मोक ऑन द डेक, ओपन डेक। वो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरियाज में जाके स्मोक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द बंकरिंग, ओपन डेक्स पे फायर रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज अलाउड। Okay. एक सेकेंड, हाँ, Yes, sir. जस्ट अ सेकेंड। राइट, दैट वाज द लॉन्ड्री गाय। Yes, sir. So now we have around last 5 minutes. Then this time will get over because of the Zoom 5 minutes. So last 5 minutes, sir, I want to ask you any story you want to share or any experience like first time you joined and you saw something which you never like even imagined that you will see on cruise, which you never have experienced on cargo ships. ओके, तो पहली चीज तो थी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पहले मैंने, जैसे ही मैं शिप पे आया तो उस दिन हमारा एक टूर ऑर्गेनाइज हुआ पूरे शिप का। आ, काफी सारी चीजें देखी, कैफेटेरिया है, स्टारबक्स है, और पूरा का पूरा डिजाइन्स हैं। हमारे शिप पे एक बायोनिक बार भी है। बायोनिक बार में यू हैव टू सेलेक्ट योर ड्रिंक एंड रोबोट्स मेक द ड्रिंक फॉर यू, और देन दे विल प्रेजेंट इट टू यू। वहां पे कोई बार टेंडर नहीं है, तो वो देखने को मिला। उसके बाद देर इज इन इन हाउस हमारे पास एक स्काई डाइविंग सिमुलेटर है, वो देखने को मिला, उसको एक्सपीरियंस भी किया। एंड फिर एक राइड है, जैसे मतलब यू नो इमेजिका वगैरह में राइड्स होती हैं, वैसे यहाँ पे राइड्स हैं, इट्स कॉल्ड द नॉर्थ स्टार। तो वो एक ऐसे, जैसे आपने रोपवे में एक रहता है ना बैठने का एरिया, सो इट लिफ्ट्स अप, ऐसे आप उसमें बैठ गए, इट लिफ्ट्स अप, गोज आउट इन द सी, आउट ऑफ द शिप, और इट गोज अबाउट 300 फीट अबव द सी लेवल। तो वहां से यू गेट द सनसेट एंड सनराइज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये सारी चीजों का एक बहुत डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड वे में मैनेज होना अपने आप में, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। और ये सारा देखना, इस चीज को सामने विटनेस कर पाना, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मिडिल क्लास फैमिली के बहुत छोटे सपने होते हैं। मिडिल क्लास लड़का हमेशा प्रायोरिटी ये रखता है कि यार बस जल्दी से नौकरी ले लो और घर वालों को सपोर्ट करो, एंड दैट्स इट। तो इसलिए वहां से आने के बाद ये देखना कि यार इतनी जगह घूमने को मिल रहा है, नई नई जगह है, और इतने सारे लोग हैं, मतलब आप गेस्ट एरिया में ना भी जाइए तो भी हर रोज द वेरी फैक्ट दैट यू गेट टू सी मे बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे, और आप उतने लोगों से बात कर रहे हैं, वो आपकी तरफ हंस के बात कर रहे हैं। कई बार क्योंकि कार्गो में कई बार ऐसा होता है, आपसी तनातनी भी रहती है, लोग एक दूसरे से मुंह बिगाड़ के रहते हैं। यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ पे सब आपको बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं। तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और या दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, बाकी स्टोरीज तो बनती रहती हैं जैसे आगे चलता है इंसान। Yes, sir, definitely. So, so one more last question I want to ask you in last 1 minute. बिल्कुल। So I want one word answer. If I will say you are on cruise ship and you now have experienced the cruise ship, if I will say you, I will recruit you in an LNG carrier and it will be the world's best and it is more salary than in cruise. So will you leave cruise ship and join LNG or you will stay in cruise ship? And you think cruise ship is worth to have experience once in a life? It's definitely worth it. You should go for that experience. You should, like, it's highly recommended. एंड अगर मुझे कोई आइकॉन क्लास के शिप्स पे भेजता है विच आर गैस पावर्ड, आई एम नॉट गोइंग बैक टू एलएनजी, बिकॉज मुझे वही सारी टेक्नोलॉजी यहाँ सीखने को मिलेंगी, सो नो, आई एम गुड हियर। Okay, thank you so much, sir, for coming to our podcast and giving so much information and sharing your experience with us.
Thanks to you, yaar. I mean, it's been a real pleasure, and I hope जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पा रहे हैं, बिकॉज लिंक्डइन पे भी मेरा यही एम है कि मैं जिनसे भी कनेक्ट हो पाऊँ, आई एम ट्राइंग टू गिव देम द राइट इंफॉर्मेशन, और आई होप दिस पॉडकास्ट हेल्प्स इन दैट. Thank you so much for having me. No, sir, it's our pleasure to have you on our podcast, and that's our first podcast. So Thank- we will hope that most of the seafarers who want to join or who don't want to join, but they want to know about cruise, because in India, most of the people are fascinated towards cruise. So Yeah, let's hope, and in future we will make more videos about cruise, and we will definitely. again come to you for more experiences. So Surely, surely. thank you so much, sir, and Thank you. Thank bye. you for Take care, having me. sir.